सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सैवेज डॉग के बारे में। ये कहानी है मार्टिन टिलमन की, जो कभी बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था, लेकिन अभी वो जेल में है। लेकिन जेल में भी उसका काम उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर भी उसे हर बार लड़ाई करनी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1959 का दृश्य आता है और ये जगह होता है बर्मा। और बर्मा पे अभी भी फ्रेंच लोगों का कब्जा है। लेकिन जल्दी ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और सारे फ्रेंच लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद से जितने भी चोर और लुटेरे थे, सबके लिए बर्मा घर बन गया। तब सारे के सारे वियतनामी यहाँ पे आने लगे। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक फ्रेंच आदमी है जिसका नाम है स्टेनर, जो एक लेबर कैंप चलाता है। और यहीं के कैंप में मार्टिन एक कैदी है और स्टेनर को पता है कि मार्टिन एक बढ़िया लड़ाकू है, इसीलिए वो बार बार मार्टिन को कैदियों से लड़वाते रहता है अपने मनोरंजन के लिए। और आज भी मार्टिन के सामने एक कैदी को पेश किया जाता है और इन दोनों को मजबूर कर दिया जाता है लड़ने के लिए। और वो आदमी मार्टिन को मारने आता है, लेकिन मार्टिन एक ही झटके में उसे बेहोश करके नीचे गिरा देता है। तभी हम स्टेनर को देखते हैं, जिसके पास एक बहुत ही खतरनाक कातिल है जिसका नाम है रास्टिग्नेक। इसीलिए अब स्टेनर रास्टिग्नेक को कहता है कि जो आदमी इस लड़ाई को हारा है उसे मौत के घाट उतार दो। फिर रास्टिग्नेक उसके पास जाता है और उसे मार देता है। फिर दो गार्ड्स मार्टिन को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब मार्टिन रास्ते में होता है तभी उसे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम है इजाबेल। और इजाबेल यहाँ पे हमेशा आती रहती है, लेकिन आज ये गार्ड्स उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद मार्टिन गुस्सा हो जाता है और वो अपने सर से गार्ड्स को मारता है, जिससे वो इजाबेल को छोड़ देते हैं। लेकिन इसे पीटने लगते हैं और पीट के ला करके इसे इसके सेल में छोड़ दिया जाता है। तभी मार्टिन देखता है कि इजाबेल यहाँ पे रोज आती है और हर रोज वो स्टेनर को ला करके फूल देती है। लेकिन स्टेनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मार्टिन इजाबेल से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो। तब इजाबेल कहती है कि मुझे अच्छा लगता है और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी रोज फूल दिया करूंगी, क्योंकि इजाबेल को पता लग गया है कि मार्टिन एक अच्छा आदमी है। इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें जेल में नहीं होना चाहिए, तुम एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छी जिंदगी के हकदार हो। लेकिन मार्टिन इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो इजाबेल को कहता है कि मुझे फूल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम स्टेनर के ऑफिस को देखते हैं और यहाँ पर बून नाम का एक आदमी आता है जो स्टेनर को बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। और इतना कहने के बाद वो हैरिसन नाम के एक आदमी को अंदर लाता है। तब हैरिसन स्टेनर से बात करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे मार्टिन को ढूंढने आया हूँ, मैं इंग्लैंड से आया हूँ और वहाँ के कोर्ट में मार्टिन को पेश होना है क्योंकि वो वहाँ से भागा हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मार्टिन को मेरे हवाले कर दो। लेकिन स्टेनर किसी भी कीमत पे मार्टिन को नहीं भेजना चाहता, क्योंकि स्टेनर बार बार उससे फाइट करवाता है जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाता है। इसीलिए अगर मार्टिन यहाँ से चला गया तब उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो हैरिसन को कहता है कि यहाँ पे मार्टिन नाम का कोई भी कैदी नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत जानकारी मिली है। और इतना कहने के बाद वो बून को कहता है कि हैरिसन को ले जाकर के बाहर छोड़ दो। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद एक दिन ये लोग मार्टिन को लेकर के आते हैं स्टेनर के ऑफिस में। तब स्टेनर उसे अपने सबसे 3 खास लोगों से मिलवाता है, जिनमें सबसे पहला नाम है रास्टिग्नेक का। और वो बताता है कि रास्टिग्नेक स्पेन का है और वो कभी वहाँ के स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, लेकिन अब वो मेरे साथ काम कर रहा है। और मेरा दूसरा आदमी है बून। बून भी वियतनाम के स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, लेकिन उसने उन सबको धोखा दिया और अभी वो वियतनाम का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। और मेरा तीसरा साथी है अमरीलो। ये फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस में था, लेकिन अब ये मेरे साथ है और तुम्हारा भी समय यहाँ का पूरा हो रहा है। जल्दी ही मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने वतन वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यूके में तुम्हारे ऊपर अभी भी कार्यवाही चल रही है। तुमने वहाँ पे जितने भी क्राइम किए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, क्योंकि अगर तुम आजाद भी हो गए तब भी तुम इस लेबर कैंप से ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पेपर नहीं है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद मार्टिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है और जल्दी ही मार्टिन को रिहा भी कर दिया जाता है। लेकिन अब मार्टिन के पास ना ही कोई पैसे हैं और ना ही उसके पास कोई पेपर है, इसीलिए वो जानता है कि कहीं वो यहाँ से बाहर ना निकल सके। और यहाँ पर वो सिर्फ एक ही आदमी को जानता है और वो है इजाबेल का परिवार। इसीलिए वो जाता है इजाबेल के घर पे। तब उसकी मुलाकात होती है इजाबेल के सौतेले पिता से, जिनका नाम है वैलेंटाइन। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में मार्टिन वैलेंटाइन से पूछता है कि इजाबेल वहाँ पे रोज क्यों आती है और हर रोज वो स्टेनर को फूल क्यों देती है। तब वैलेंटाइन पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इजाबेल की माँ स्टेनर की पत्नी थी, लेकिन स्टेनर को थोड़े वक्त के बाद लगने लगा कि उसने उसे धोखा दिया है और ये बच्चा उसका नहीं है, इसीलिए उसने उसकी माँ को छोड़ दिया। लेकिन इजाबेल जानती है कि उसके पिता स्टेनर ही है, इसीलिए वो हर रोज उसे फूल देने जाती है ताकि एक दिन स्टेनर को एहसास हो कि इजाबेल उसकी ही बेटी है। लेकिन स्टेनर उसकी तरफ देखता भी नहीं है। फिर इन सारी बातों को कहने के बाद कहता है कि अगर तुम यहाँ पे रहना चाहो तब तुम मेरे साथ रह सकते हो और
तुम मेरे बार में भी काम कर सकते हो, मेरे पास एक छोटा सा बार है। तब मार्टिन भी यहाँ पे काम करने के लिए मान जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और मार्टिन को यह परिवार बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आज से पहले वो किसी भी परिवार के साथ नहीं रहा है और थोड़े समय पहले उसकी जिंदगी बद से बदतर थी, इसीलिए उसे यह परिवार बहुत पसंद आ रहा है और धीरे धीरे मार्टिन इजाबेल के करीब भी जा रहा है। तभी एक दिन वैलेंटाइन देखता है कि उसके बार में दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और वो किसी से नहीं मान रहे हैं। तब वैलेंटाइन ये बात बताता है मार्टिन को और कहता है कि इन दोनों को बाहर फेंक दो। लेकिन जब मार्टिन इन्हें बाहर निकाल रहा होता है तब वो मार्टिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो हमसे लड़के दिखाओ, तभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे। इसीलिए मार्टिन भी जोश में आ जाता है और वो इन दोनों से लड़ने लगता है और इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है कि ये कभी दोबारा यहाँ पे लौट के ना आए। लेकिन जैसे ही सुबह होती है यहाँ पे रास्टिग्नेग आता है, वो भी बून के साथ, और वो मार्टिन को कहता है कि रात तुमने जिस आदमी को मारा था वो स्टेनर का फाइटर था और अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो कभी भी फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें कैसे भी फाइट करवानी है क्योंकि अगर ये फाइट नहीं हुई तब स्टेनर का बहुत ही ज्यादा घाटा होगा। इसीलिए अब उस फाइटर को तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि तुमने ही उसे घायल किया है और अगर तुम इस फाइट को लड़ोगे तब तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। इसलिए तुम्हें पैसों के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी स्टेनर के लिए काम करता है वो कभी दुखी नहीं होता। लेकिन मार्टिन कहता है कि मैं फाइटर नहीं बनना चाहता और न ही मुझे स्टेनर के लिए लड़ना है, इसीलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तब ये दोनों इन्हें डराने लगते हैं और कहते हैं कि स्टेनर को ना सुनना पसंद नहीं है। अगर तुम फाइट के दिन नहीं आए तब सारे लोग इस बार में आएंगे और सबको वो निस्तो नाबूद कर देंगे, बार के मालिक को भी। तब इन बातों को सुनने के बाद मार्टिन भी सोच में पड़ जाता है। तब वैलेंटाइन उसके पास आता है। फिर मार्टिन उसे बताता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ बैड लक जाता ही है, मेरे साथ रहने वाले कभी भी सुखी नहीं होते। तब वैलेंटाइन उसे कहता है कि अपने आप को इतना बुरा मत समझो, तुम्हें बस एक आखिरी फाइट करनी है और उसके बाद तुम फिर से आजाद हो जाओगे। इसीलिए 10 लड़ाइयाँ लड़ने से अच्छा है कि एक आखिरी लड़ाई लड़ लो। फिर इस बात को सुनने के बाद अब मार्टिन भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और सुबह सुबह ही निकल पड़ता है लेबर कैंप की तरफ और पहुंचता है स्टेनर के पास। तब सारे लोग उसे तैयार करने लगते हैं फाइट के लिए और देखते ही देखते फाइट की शुरुआत हो जाती है और मार्टिन के सामने एक बहुत ही तगड़ा फाइटर आता है और इनके बीच घमासान लड़ाई होती है। लेकिन मार्टिन के लिए इसे हराना कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो जल्दी ही इसे मार गिराता है। लेकिन सारे लोग बताते हैं कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए इसके सामने दूसरे फाइटर को भेजा जाता है। लेकिन मार्टिन थोड़े ही वक्त में उसे भी मार गिराता है। तब स्टेनर को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इस मैच से वो बहुत सारे पैसे जीता है। तभी दूसरी तरफ हम हैरिसन को देखते हैं जो अब आ चुका है वैलेंटाइन के पास और उसे वो पूरी बात बताता है कि मार्टिन एक भगोड़ा है और वो इंग्लैंड से भाग करके आया है, लेकिन वहाँ के कोर्ट में मैं जल्दी उसे पेश करना चाहता हूँ। तब वैलेंटाइन पूछता है कि आखिर उसने मारा किसे था। फिर हैरिसन बताता है कि उसके भाई और उसके पिता को कुछ लोगों ने मार दिया था। उसके बाद मार्टिन ने उसके पूरे गिरोह की लाशें बिछा दी। तब वैलेंटाइन कहता है कि मार्टिन यहीं पे था, वो मेरे बार में काम किया करता था, लेकिन थोड़े समय पहले वो कहाँ चला गया मुझे कुछ भी नहीं पता। तब हैरिसन कहता है कि जो भी उसके बारे में बताएगा उसे 10,000 पाउंड्स दिए जाएंगे। लेकिन वैलेंटाइन कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तभी हम मार्टिन को देखते हैं जो अभी भी लेबर कैंप में है और वो स्टेनर के पास बैठा हुआ है। तब स्टेनर उसे एक बार फिर से ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तब हम रोज इतने सारे पैसे बना सकते हैं और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही मालामाल करता रहूंगा, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और मेरे साथ काम करना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि इतने पैसे तुम रोज कमा पाओगे। लेकिन मार्टिन को इन सारी चीजों में कोई भी रुचि नहीं है, इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है। तभी एक दिन हम स्टाइनर को देखते हैं जो कुछ टाइप कर रहा होता है और हमें पता लगता है कि स्टाइनर को ये बात भली भांति पता है कि इजाबेल उसी की बेटी है, लेकिन वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उसने इन सारी बातों को लेटर में लिख दिया है और उस लेटर को रख देता है अपने शादी के तस्वीर के पीछे। तभी हम मार्टिन को देखते हैं जो पहुंचता है वैलेंटाइन के पास। तब वैलेंटाइन कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम अपने साथ इजाबेल को भी लेकर के जाओ। तुम दोनों अमेरिका जा सकते हो और वहाँ पर अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत कर सकते हो। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता, इसीलिए जल्दी ही मैं इस बार को बेचूंगा और मैं भी थाईलैंड के लिए निकल जाऊंगा। तो मार्टिन को भी ये प्लान पसंद आता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तभी कहीं वो यहाँ से बाहर जा पाएगा। इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो एक और फाइट लड़ेगा जिसमें वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और फिर उन पैसों की मदद से वो लोग इस जगह को छोड़ देंगे। इसीलिए वो जाता है स्टाइनर के पास और उसे कहता है कि मैं एक और फाइट लड़ना चाहता हूँ। तब स्टाइनर उसे कहता है कि तुमने बहुत ही बेहतरीन फाइट लड़ी थी और सारे लोगों ने देख लिया है कि तुम्हारी काबिलियत क्या है, इसीलिए अब तुमसे कोई भी फाइट नहीं लड़ना चाहता। और अगर मैं किसी को लड़ने के लिए मना भी लूँ तब भी सारे लोग तुम पे पैसे लगाएंगे क्योंकि सबको पता है कि तुम कितने बेहतरीन फाइटर हो
और मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, इसीलिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एक फाइट को ऑर्गेनाइज करें और सारे लोग तुम पे पैसे लगाएं, फिर तुम उस मैच को हार जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और उसकी मदद से तुम आसानी से यहाँ से निकल पाओगे। तब इस बात को सुनने के बाद मार्टिन भी मान जाता है हारने के लिए और ये लोग फाइट को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं और जल्दी ही फाइट की शुरुआत हो जाती है। और जैसा इन लोगों ने सोचा था, सारे लोगों ने मार्टिन पर ही पैसे लगाए हैं, लेकिन अब मार्टिन जानबूझ के इस मैच को हारने लगता है और वो जैसे ही मैच को हारता है, रेस्टिंग गार्ड पहुंचता है वैलेंटाइन के पास। तब हमें पता लगता है कि वैलेंटाइन ने अपने पूरे बार को दांव पे लगा दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्टिन इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन अब मार्टिन मैच को हार गया है। इसीलिए वैलेंटाइन को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये सारे लोग कहते हैं कि अब तुम लोगों को इस बार को खाली करना पड़ेगा। तब इस बात को सुन के इजाबेल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मार्टिन कभी भी नहीं हार सकता और यहीं पे इनके बीच झड़प होने लगती है और इस झड़प में इजाबेल थप्पड़ मार देती है। तब वो लोग भी इजाबेल को थप्पड़ मारते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद वैलेंटाइन अपनी बंदूक निकाल लेता है और बंदूक देखते ही रेस्टिंग गार्ड गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वैलेंटाइन से बंदूक छीनता है और वैलेंटाइन और इजाबेल दोनों को गोली मार देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी रात हो जाती है और रात में यहाँ पे मार्टिन आता है। उसे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। तभी हम रेस्टिंग गार्ड को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक है और वो जानता है कि अगर उसने मार्टिन को जिंदा छोड़ दिया तब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो मार्टिन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। फिर उसे लगता है कि मार्टिन भी मर चुका है, इसीलिए लोग तीनों को दफना देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि मार्टिन अभी भी जिंदा है और वो बाहर निकल आता है और बाहर निकलते ही वो इजाबेल को भी बाहर निकालता है। तब उसे पता लगता है कि इजाबेल अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो इजाबेल को लेकर के जाता है यहाँ के लोकल लोगों के पास और वो अपने आप को फिर से तैयार करने लगता है, क्योंकि वो कैसे भी अब स्टेनर और उसके पूरे गैंग का खात्मा करना चाहता है। इसीलिए वो कई दिनों तक अपने आप को ट्रेनिंग देता है और अंत में जब उसे लगता है कि वो तैयार है तब वो जाता है वैलेंटाइन के बार की तरफ। तब उसे पता लगता है कि उसके बार पे किसी और ने कब्जा कर रखा है, इसीलिए वो एक एक करके सबको मारने लगता है और सबको मारने के बाद जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है वो अपने सामने अमीरिलो को देखता है। तब तक बाकी लोग हमला कर देते हैं मार्टिन पे, इसीलिए मार्टिन सारे लोगों से लड़ रहा होता है और अमीरिलो इस चीज का फायदा उठाता है और यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते पहुंचता है जाकर के स्टेनर के पास और उसे पूरी बात बताता है कि मार्टिन अभी भी जिंदा है। तब स्टेनर परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि मार्टिन सारे पैसे लेने के लिए आ रहा है, जितने भी पैसों को उन लोगों ने जीता था उस मैच में। इसीलिए वो अमीरिलो को कहता है कि मेरे सारे पैसों को कहीं और ट्रांसफर कर दो और अमीरिलो इसी काम में लग जाता है। वो सारे पैसों को भरता है बैग में और यहाँ से लेकर के निकलने की प्लानिंग करने लगता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे मार्टिन आ जाता है और वो एक एक करके सब पे गोली चलाने लगता है और सबको मारने के बाद वो पहुंचता है अमीरिलो के पास और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फिर वो एक ग्रेनेड निकालता है और पूरे के पूरे कैश रूम को ब्लास्ट कर देता है। वो यहाँ से एक ढेला भी नहीं लेता, वो सारे के सारे पैसों को आग लगा देता है। तभी स्टाइनर को ये सारी बातें पता लग जाती हैं, इसीलिए वो अपने सारे लोगों को तैयार कर लेता है और सबको खतरनाक बंदूकें देता है कि वो कैसे भी खात्मा कर दे मार्टिन का। और वो सब रास्ते पे अपनी नजर रखे हुए बैठे होते हैं। तभी मार्टिन नीचे के रास्ते से बाहर निकलता है और फिर से कत्लेआम मचा देता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है और सबको मारने के बाद जाता है स्टाइनर के चैम्बर में, लेकिन वो स्टाइनर को बंदूक से नहीं मारता। पास में ही एक तलवार पड़ा होता है, वो तलवार निकालता है और उसे घुसा देता है स्टाइनर के पेट में और स्टाइनर के मरते ही यहाँ पे बून आ जाता है। और जब वो देखता है कि यहाँ पे मार्टिन के हाथ में कोई भी बंदूक नहीं है तब वो उसे चैलेंज करता है और ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन जल्दी ही मार्टिन को एहसास होता है कि बून बहुत ही ताकतवर है और उसे हरा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बार बार मार्टिन पे भारी पड़ता है। इसी बीच बून मार्टिन को उठा करके पटक देता है एक टेबल पे। तभी मार्टिन देखता है कि उसके पास ये एक ऑटोमेटिक राइफल है, इसीलिए वो राइफल को लेता है और छल्ली कर देता है और बून की यहीं पे मौत हो जाती है। फिर मार्टिन निकल पड़ता है रेस्टिंग गार्ड के लिए। तभी हम रेस्टिंग गार्ड को देखते हैं जो अपने सारे आदमियों को तैयार कर रहा है और उसने सबको ऑटोमेटिक बंदूकें दे रखी हैं। लेकिन मार्टिन भी यहाँ पे तैयारी के साथ आया है। वो अपनी बंदूक से इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और जल्दी ही सारे लोगों को मार देता है और मारने के बाद वो जाता है रेस्टिंग गार्ड के पीछे। फिर वो जिस कमरे में होता है वहाँ पे रेस्टिंग गार्ड भी आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाते हैं और एक गोली जाकर के लग जाती है रेस्टिंग गार्ड के हाथ पे। लेकिन अब इन दोनों की गोलियां खत्म हो जाती है, इसीलिए रेस्टिंग गार्ड एक गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है। तभी मार्टिन को वो लेटर मिल जाता है जो स्टाइनर ने लिखा था और मार्टिन इसमें पढ़ता है कि स्टेनर को भी इस बात का एहसास था कि इजाबेल उसी की बेटी है। इसीलिए मार्टिन ये लेटर भेज देता है इजाबेल के पास और इसे देखने के बाद इजाबेल बहुत खुश होती है। लेकिन अब रेस्टिंग गार्ड ऐसे ही मारा मारा फिर रहा है। गांव के लोग भी उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसने सब पे जुल्म ढाए हैं, इसीलिए वो हर जगह जाकर के छुपते रहता है। लेकिन एक वक्त के बाद मार्टिन को पता लग जाता है कि रेस्टिंग गार्ड कहाँ पे है, इसीलिए वो उसके पास पहुंच जाता है
और इस पर बंदूक तान देता है। तब रेस्टिंग गार्ड उसे भी चैलेंज करता है और जल्दी ये दोनों लड़ने लगते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। और एक वक्त के बाद रेस्टिंग गार्ड को एहसास हो जाता है कि मार्टिन उसे मार देगा, इसीलिए वो चीटिंग करता है और अपनी चाकू बाहर निकाल लेता है और बार बार काटने की कोशिश करता है मार्टिन को, लेकिन मार्टिन चालाकी से उसकी चाकू नीचे गिराता है और उसी के चाकू से उसका खात्मा कर देता है। तभी यहाँ पे हैरिसन आ जाता है और वो मार्टिन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा इंग्लैंड, लेकिन मार्टिन उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर अगली बार तुम मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे कोई बिजनेस डील करना चाहते हो और तुम्हें मुझसे बात करनी है तब पहले तुम मेरा नाम क्लियर करवाओ इंग्लैंड में, उसके बाद हम दोनों बैठ के बात कर सकते हैं। तब इस बात को सुन के हैरिसन भी यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।